अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, तकरीबन 40 दिन की जंग के बाद बिलाखिर अमरीकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी बातचीत के जरिए किसी देर या अमन मुआहदे तक पहुंच जाएगी। ये महज एक खबर नहीं, ये तारीख का वो मोड़ है जहां सिफारतकारी ने बारूद पर फतह हासिल की है। ईरान और अमेरिका जैसे देरीना हरीफ जो बरसों से एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे, आज मुज़ाकरात की मेज पर आने को तैयार हैं और इस अमल के मरकज में खड़ा है इस्लामाबाद जो कभी सिर्फ एक खूबसूरत दारुल हुकूमत के तौर पर पहचाना जाता था, आज आलमी सियासत का महवर बन चुका है। ये शहर अब सिर्फ सरसब्ज़ पहाड़ियों और मुनज़्ज़म शाहराहों का नाम नहीं, बल्कि अमन की उम्मीद का इस्तियारा बन गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वो महज जोग्राफियाई अहमियत नहीं रखता, बल्कि सिफारती बसीरत भी रखता है। आज जब दोनों वफूद पाकिस्तानी क़यादत से अलहदा मुलाकातें कर रहे हैं और कल आमने सामने बैठने वाले हैं, तो ये लम्हा सिर्फ सिफारती कामयाबी नहीं बल्कि एक कौमी फ़ख्र भी है। पाकिस्तान का किरदार यहाँ फैसला कुन है। अगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होते हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर एक जिम्मेदार और मौसर सालिस के तौर पर उभरेगा। यहाँ ये सवाल बहुत अहम है कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसा क्या किया कि दो सख्त मुखालिफ ममालिक बातचीत पर आमादा हो गए, और अमरीका ईरान मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने में पाकिस्तान मजीद क्या किरदार अदा कर सकता है। और सवाल ये भी उठता है कि इस पेशरफ्त का क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना भारत के लिए कितना बड़ा धचका है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जो हैं वो बहुत से ममालिक के वफूद को आपने होस्ट किया हुआ है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सर, बहुत सी टॉक्स का आप कलीदी हिस्सा भी रहे हैं। सर, इस वक्त इस्लामाबाद में जो हो रहा है, इस्लामाबाद का जो माहौल है, सिफारती लिहाज से आप इसको कितना हिस्टोरिकल और कितना तारीखी समझते हैं सर? एक फिल्म था, हॉलीवुड की फिल्म थी, उसका नाम था द फाइनेस्ट स्टार। उस पे हमारे मुल्क में एक अखबार ने एडिटोरियल भी लिखा है, द फाइनेस्ट स्टार। एक और जगह हेडिंग आई है, पाकिस्तान सेव्स सिविलाइजेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, ईरानियन सिविलाइजेशन को। ये जो मैंने आपको तीन सेंटेंसेस या जुमले या फ्रेजेस जो भी हैं, जी जी। ये मेरी सेंटिमेंट्स की अक्कासी करता है। अब सवाल ये है कि ये हुआ क्यों। पहले तो नेचुरली मौजूदा क़यादत को क्रेडिट जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मनीर को, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार को, और फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कि इंस्टीट्यूशनल एडवाइस है, उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, और वो मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे ब्रीफ्स प्रिपेयर करता है हुकूमतों के लिए। ये हुकूमतों का अपने जो हुकूमत वक्त है फैसला करती है कि किस एडवाइस पे किस हद तक वो अमल करेगी। क्यों चूज किया गया पाकिस्तान को, क्यों इस्लामाबाद ये रोल अदा कर रहा है, क्यों उसको ये कॉन्फिडेंस है। असली बात तो ये कॉन्फिडेंस क्यों सही है, ये हमने में बड़ी देर से सीखा, आज नहीं कई सालों से, दहाइयों से, कि हमारी जो पोजीशन थी हिंदुस्तान के मुकाबले में, और हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे शुरू में पाकिस्तान के बारे में, वो इस बात के मुतगाजी थे कि एक हमारा हमसाया चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उस वक्त, मैं 50s की बात कर रहा हूँ, जो दुनिया की दो सुपर पावर्स में से एक था, एक सोवियत यूनियन था और एक अमेरिका था। फैसला किया गया कि अमेरिका और चीन से बैक वक्त हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, चाहे उनके आपस में ताल्लुकात अच्छे ना हो। उनके ताल्लुकात तो इतने खराब थे कि चीन के खिलाफ एक अलायंस बना था, सियाटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसमें बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। तो चुनाचे हम साउथ ईस्ट एशिया का भी हिस्सा थे। और लेकिन हैरानी की बात है कि चीन फितरी तौर पर समझ गया कि हम इस मुआहदे में चीन के खिलाफ नहीं हुए। हमारा मकसद था कि हिंदुस्तान के मुकाबले के लिए हम तैयारी करें, हमारे पास हथियार हों जो अमेरिकन से मिल सकते हैं। हमें उस वक्त इमदाद भी मिल रही थी। और चीन से जब हमने सरहदी तनाज़ा कर लिया पूरा, तो चीन को भी उसके बाद हमारे पे भरोसा हो गया। फिर सऊदी अरब और ईरान, इनके साथ भी
हमारी ताल्लुकात तारीखी नौयत के हैं। सऊदी अरब से तो जैसे पाकिस्तान बना है, हमारे ट्रुप्स भी वहाँ स्टेशन थे और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किस्म की कोऑपरेशन रही है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दीगर ममालिक से। ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, ये क्योंकि तारीखी, मजहबी, तमद्दुनी इतने लिंक्स हैं कि बावजूद उसके कि छोटे मोटे कभी कोई इश्यूज आए, ईरान पाकिस्तान पे ही एतवार करता था। अब हैरान होंगी कि पहली बात तो नहीं है, मैं फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त भी हम वो उनके इंटरेस्ट वॉच कर रहे थे वहाँ। हमें ईरानी कहते थे ये करो, तो हमें मुझे कहा करती थी कॉन्डोलेंस राइस ईरान को ये कहो। मैंने खुद जो लारीजानी साहब शहीद कर दिए गए मेरे पास बैठे रहे फॉरेन ऑफिस में, उनके मैसेजेस मैंने प्रेसिडेंट बुश को पहुंचाई। तो उनको हम पे एतबार था, हम पे एतबार तो था, वो हमारे काम आया। रूस और चीन के साथ, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ ताल्लुकात, ये सारी चीजें ऐसी थी और पाकिस्तान का तजुर्बा। और चौथी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने एक मेजर रोल अदा किया है। लोग सिर्फ बात करते हैं किसिंगर का यहाँ से जाना चीन, और फिर निक्सन का और मुकाबला माओ की बात। ठीक है, यानी कसूरी साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवर द नाइट कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, आपने जिक्र किया है, मैं अब्बास सरागची साहब का भी जिक्र करना चाहूँगी। उनको आप किस तरह से देखते हैं? उनकी सिफारतकारी के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और बड़े बेहतरीन सिफारतकार उन्हें माना जाता है। ईरान की तरफ से वफ्द में उनकी शमूलियत होना, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना आप देखते हैं कि वर्थ इट है उनकी शमूलियत ईरानी वफ्द में? देखिए, मैं उन्हें जाती तौर पर नहीं जानता, बहुत सौ को जानता हूं जो मेरे साथ थे, अभी भी हैं, कुछ शहीद कर दिए गए हैं। तो इराक़ची साहब का तो मैं पढ़ता रहा हूं, मैंने उनसे डील नहीं किया, लेकिन उनके जितने भी बयानात आए हैं जचे तुली होते हैं, और वो पाकिस्तान के दोस्त भी साबित हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि जब किसी ने जानबूझ के खबर फैला दी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कैरी की कि जनाब वो तो ईरान ने कहा है कि वो नहीं आएगा इस्लामाबाद, तो उन्होंने कहा आएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं ही समझता हूँ कि उनका शामिल होना इस बात की दलील, उधर से वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स का को लीड करना इस बात की दलील है कि जो दोनों साइड पे ऐसे आए हैं जो मामला तय करना चाहते हैं। क्या होगा या नहीं, ये अगले 2-3 दिन हमें बताएंगे। बिल्कुल सही। कसूरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से सवालात हैं, अहाता करने की कोशिश करूंगी महदूद टाइम में। सर, ये बताइएगा कि स्पॉयलर्स इस वक्त खास से अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने जंगी मैदान के बाद सिफारती मैदान में बता तो दिया कि हमारी वर्थ क्या है, लेकिन सर अगर हम स्पॉयलर्स की बात करें, ख़ास तौर पर इंडिया की आपने जिक्र किया, मैं इसराइल की बात करना चाहूँगी। इसराइल ने जिस तरह से अटैक किया है लेबनान पर, सर आपको लगता है कि ये इन मुज़ाकरात को सबोताश करने की कोशिश की जा रही है? और क्या इन स्पॉयलर्स में इतना पोटेंशियल है कि ये डीरेल कर सकते हैं इन मुज़ाकरात को? देखिए, एक सीधी सादी बात की जाए, जहां तक इजराइल का ताल्लुक है उसका लगी कोई छुपी बात तो नहीं है ना। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता था कि बातचीत हो। इजराइल का तो ये फेलियर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई थी, और क्योंकि कुछ अभी उनकी जो क्रिश्चियन जायनिज्म और जो जूइश जायनिज्म कई कई जगह पे उनके मुश्तरक मफादात थे, और कुछ सपोर्टर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है वो क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं, वो ये समझते थे कि इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक 25-30 सफ़े की रिपोर्ट छाप दी है जिसमें किस तरह इनको बरगलाया गया, हालांकि इनकी अपनी इंटेलिजेंस चीफ्स ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप के कि वो नहीं मानते जो इजराइल की इंटेलिजेंस बता रही थी कि जनाब ये बस अब हमला करेंगे, शहीद कर दें उनके टॉप लीडर्स, तो लोग नारे निकालते हुए आ जाएंगे अमेरिका के झंडे लेके, और इजराइल के नॉनसेंस किस्म की बात थी। और इजराइल के जो अमेरिका के अपने इंटेलिजेंस वाले यही कहते, वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स भी ये कह रहे थे। लेकिन बाहर सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इंस्टिंक्ट पे काम किया। अब उनको अंदाजा हो गया है कि उसकी इंस्टिंक्ट की कितनी भारी कीमत उनको अदा करनी पड़ी है। तो जिन लोग आए हैं जो लीड कर रहे हैं, खासतौर पर वॉन्स साहब वहां से, और इधर से
जो इनके फॉरेन मिनिस्टर, जिनके बयानात है, फॉरेन जी मिनिस्टर रोल ही ऐसा होता है जी जी। कि सारी दुनिया में उसको सब जान जाते हैं। हम्म। तो उनके बयानात मैं देखता रहा हूँ, उनको मैं हम्म। पर्सनली एज ऐसा डील नहीं मैंने किया। बिल्कुल तो सही। उनसे वो एक बहुत महज़िब और हम्म। एक हम्म। इंसान है, जची खुली बात करते हैं। तो हम्म। मैं समझता हूँ कि अच्छे इसकी उम्मीदें हैं, बिल्कुल सही। कि उम्मीद अच्छी है। ठीक ठीक। लेकिन कसूरी ये साहब, कहना आखिरी कि जी आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और इस तरह के मुज़ाकरात कितने लंबे अरसे के लिए चलते हैं? और सर, मुज़ाकरात मुस्तकबिल तो दूर की बात, लेकिन इन दोनों फरीक का एक टेबल पे बैठ ही जाना इटसेल्फ क्या मैसेज दे रहा है? पहली चीज तो ये, एक तो पाकिस्तान के तुर्रा इम्तियाज है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए एक मुबारक चीज है, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, उनका इस चीज पे एग्री कर जाना कि वो आमने सामने बैठ जाएंगे। 19 ये जो 79 के बाद, जी। 47 ईयर्स, हम्म। तकरीबन 50 साल के बाद, तो कोई फैक्टर्स तो है ना। हम्म। नंबर दो, दोनों का अग्री करना कि हम्म। पाकिस्तान क्रेडिबल इंटरलॉक्यूटर है, ये बड़ी बात है। सही। और वही दोनों समझते हैं कि पाकिस्तान कोशिश करेगा एक पॉजिटिव रोल इसमें अदा करे। तो मुझे हम्म। उम्मीद ये है कि कम से कम कोई ना कोई फ्रेमवर्क तय होगा। कि बिल्कुल एकदम सही। तो फैसले ऐसे हो ही नहीं सकते कि जी अमन हो जाए एकदम, हम्म। यानी लॉन्ग टर्म पीस। ठीक है। लेकिन अमन की बुनियाद ठीक जरूर है। पड़ सकती है अमन की इंशाअल्लाह बुनियाद पड़ इस्लामाबाद सकती में। है, आप मुस्बत उम्मीद रखते हैं, एक फ्रेमवर्क आपके ख्याल में ज़रूर तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक्स फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का दिन बड़ा तारीखी दिन है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है, और क्यों ना मरकज़ निगाह हो, हमने एक बहुत बड़ा तनाज़ा उसको हल कराने की कोशिश की है। पहले आर्जी जंग बंदी कराई ईरान और अमेरिका जंग में, और अब मुज़ाकरात के लिए इन दोनों फरीकों को अग्री किया कि ये एक टेबल पर बैठें और मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और आज से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में इसका आगाज़ होने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। मंसूर जाफ़र साहब मिडिल ईस्ट अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब IR एक्सपर्ट हमारे साथ आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आगाज़ मैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब आपसे करना चाहूँगी। आमिर साहब, क्या ये कहना इस वक्त सही होगा कि हम तारीख़ी लम्हात को विटनेस कर रहे हैं सिफारती लिहाज से पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, ये जो एक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी है, डिफाइनिंग मोमेंट है। और मेरा ख्याल में ये एक ऐसी कामयाबी है जो हमने अपनी एटलीस्ट ज़िंदगी में एक्सपीरियंस बहुत कम की। मेरे ख्याल में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो पाकिस्तान ने किया था, और जब न्यूक्लियर पावर बने, तो जितनी खुशी उस वक़्त हुई थी, और एक मिलिट्री क़ुव्वत के तौर पे हम उभरे, और एक नाक़ाबिल तस्ख़ीर दिफ़ा हमने शो किया दुनिया को। इसी तरह डिप्लोमेटिक कामयाबी के लिहाज़ से मेरा ख़्याल में ये पहली एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 71 में जो हमने चाइना को कनेक्ट कराया था USA के साथ, वो भी बहुत बड़ी थी। मगर ये तो आप समझ लें कि एक एक डिफाइनिंग मोमेंट था पूरी दुनिया के लिए, और दुनिया की निगाहें इस तरफ थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो फेल हो चुका था। तमाम तर जो ग्लोबल पावर्स हैं वो फेल हो चुकी थी, और आखिर में पाकिस्तान की जियोस्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, सऊदीया, गल्फ स्टेट्स के साथ, ईरान के साथ, और जो हम लोगों ने एक एक आप विजनरी लीडरशिप ने जो एक चीज़ मतलब दिखाई, मेरा ख्याल में ये बहुत कम लम्हे ऐसे आते हैं। हमें इस मोमेंट को एन्जॉय भी करना चाहिए, और इसके थोड़ा-सा केयरफुली मतलब देखना भी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए जिनसे इस चीज़ में किसी किस्म की कोई दरार पड़ सके। बिकॉज़ ये बहुत एक डेलिकेट, जिसे कहते हैं ना, टाइट रोप और थिन रोप पे हम चल रहे हैं, सही। और बहुत सारी कुव्वतें जो हैं स्पॉयलर्स के तौर पे भी इसमें काम कर रही हैं। बिल्कुल हम सही। जानते हैं कि इंडिया, इज़राइल का क्या रोल है इस वक़्त, और वो किस तरह से इसको सैबोटाज भी करना चाहते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल ये बहुत एक एक डिफाइनिंग मोमेंट है, एक आमिर चीज़ मसूद ऐसी साहब, ये है जो कि स्पॉयलर्स का जिसे आपने जिक्र किया, स्पॉयलर्स अलर्ट पे हम यकीनन बात करेंगे। अभी मैं मंसूर जाफ़र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। मंसूर साहब, आपसे सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान का नाम इस तरह से सुर्खियों में आएगा, पूरी दुनिया पाकिस्तान के हवाले से बात करी होगी? और सर, दूसरी चीज़ ये
कि हमारी पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं कि ना पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा बना और पाकिस्तान ने जो अपने रिलेशनशिप हैं वो मिडिल ईस्ट के साथ, दीगर ममालिक के साथ बरकरार रखे और बहुत अच्छे रखे, और आज उसी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक बैलेंस स्ट्राइक किया है अपनी डिप्लोमेसी में, ये बड़ा रेयर फिनोमेना है। और ख़ास तौर पे इस मौके पे जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव ग्रैब किया है, मैं कहूँगा ईरान और इस अमेरिका वो ममालिक हैं कि जिनके पिछले 50 साल तक जो है से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं, और हमेशा ईरान जो है अमेरिका के साथ और अमेरिका ईरान के साथ ऐसे इंटरमीडिएट्स के ज़रिए राब्ता करता रहा है, जो वो स्वीडन था, दीगर यूरोपीय ममालिक थे। इस वक़्त वो एज़ाज़ इनमें से किसी मुल्क के हाथ नहीं आया, किसी के हिस्से नहीं आया। ये पाकिस्तान की अपनी सक्सेसफुल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और उसके साथ-साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये उसका मैं समझता हूँ एक एज़ाज़ है कि इस वक़्त पाकिस्तान इन 2 राइवल्स के दरमियान जो है, जो इस वक़्त एक जंग के मैदान से उठकर नेगोशिएशन टेबल पे आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये यकीनन एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की इस डिप्लोमैटिक हिस्ट्री में कि अगर इसको हकीकी मानों में समरबार हो गया, तो इसकी जो केस स्टडीज़ हैं, इसकी जो मैं समझता हूँ जो निटी-ग्रिटी है, वो आइंदा जो डिप्लोमेसी की किताबें हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसकी केस स्टडीज़ के तौर पे काम आएँगी। हुँ, और पाकिस्तान यकीनन ऐसी पोज़ीशन में आ जाएगा हुँ, हुँ, कि वो इस सक्सेस स्टोरी को आइंदा जहाँ-जहाँ जिन प्लेटफ़ॉर्म पे पाकिस्तान को परफ़ॉर्म करने का मौका मिलेगा, चाहे वो ग़ज़ा पीस बोर्ड हो या उससे बढ़ के पाकिस्तान का जो अपना एक देरीना हल तलब इश्यू मसला कश्मीर के हवाले से, तो अब पाकिस्तान को ये जो एक लॉबिंग के हवाले से एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला है, ये मुख्तलिफ वर्ल्ड कैपिटल के साथ कनेक्ट है, हॉटलाइन्स हुँ, हुँ। बज रही हैं, उसके साथ फ़ोन बज रहे हैं, और हर तरफ से एक तारीफ़ और तौसीफ़ के जो है वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा सलाम पेश किया जा रहा है। हुँ, हुँ। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सेंटर स्टेज पाकिस्तान को मिल गया है कि बिल्कुल सही। पाकिस्तान हुँ, हुँ, अपने वो दरीना मसाइल के जो अदरवाइज़ चाहे वो पॉलिटिकल एरिना में हो, हुँ, डिप्लोमेसी के फील्ड में हो, या उससे बढ़ के पाकिस्तान यकीनन हुँ, हुँ, इकोनॉमी के हवाले से, इक़्तिसादियात के हवाले से हुँ, उस हायर पेडेस्टल पर हुँ, नहीं है जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान हुँ, अब अपने उन इकोनॉमिक वूज़ को भी हुँ, अपनी हुँ, इस डिप्लोमैटिक सक्सेस जो है, वो बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है, हुँ। ख़ास तौर पे अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है, उनको मार्केट करके बिलख़ुसूस बिल्कुल सही, इतना बिल्कुल सही। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो के इस बहुत वक़्त ज़्यादा आज फ़वाइद आप बता रहे हैं। सर, मिडल ईस्ट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या है? मिडल ईस्ट का इस प्रोसेस में क्या किरदार रहा? और इन मुज़ाकरात की कामयाबी कितनी ज़रूरी है मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम के लिए? जी, इस वक़्त मिडल ईस्ट का और लार्जर स्केल में और जीसीसी कंट्री का इस्तेहकाम इस पूरे प्रोसेस की सक्सेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। बिल्कुल सही। अगर खुदा ना ख़ास्ता ये नाकाम होता है, तो हुँ, ये हुँ, खित्ता दोबारा से इसी नौइयत की जंग का शिकार हो सकता है। अभी इस वक़्त जो रिकवरी टाइम मैं समझता हूँ दरकार है पूरे खित्ते को, पूरे रीजन को उन तबाही जंग की तबाहालियों से निकालने के लिए, बचाने के लिए, हुँ, उसका तकाज़ा है कि इस पूरे प्रोसेस को जो है वो डी-रोलिंग से बचाया जाए। और वो ममालिक के जो इस वक़्त पाकिस्तान को बैकएंड पे बहुत ज़्यादा शाबाश दे रहे हैं, और बिलख़ुसूस जीसीसी कंट्रीज़ जो डायरेक्ट इस तनाज़े का शिकार रहे हैं, ये उनकी भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना-अपना जो भी पॉलिटिकल कैपिटल है, डिप्लोमैटिक उनका वेट है, वो इस वक़्त अमेरिका और इसराइल पर डालें, दबाव डालें, और उन्हें किसी नौइयत के एक ऐसी कॉमन ग्राउंड तलाश करने के हवाले से, चाहे उन्हें अपनी मैक्सिमल पोज़ीशन से नीचे आना पड़े। क्योंकि देखिए मुज़ाकरात का ये असूल है कि आप बहुत हाई सीलिंग मुकर्रर करते हैं, और फिर जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सही। इस वक़्त मैं समझता हूँ कि जो ग्राउंड पाकिस्तान ने हमवार कर दी है, एक आर्बिट्रेटर के तौर पे, वो ऐसी ग्राउंड है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि जो इस वक़्त इन फ़रीक़ैन को जो एतमाद है पाकिस्तान पे बिलख़ुसूस, और इनके जो भी वेल विशर वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, हुँ, उन तमाम के उस एतमाद को देखते हुए पूरा यकीन है, पूरा वसूख से बात ये कही हुँ, जा हुँ, सकती है कि पाकिस्तान की ये गैर जानिबदार पोज़ीशन और पाकिस्तान का इस वक़्त एक सिंसियर एफर्ट जो है, हुँ, हुँ, वो इंशाअल्लाह किसी न किसी तरीके से व एक ऐसी कॉमन ग्राउंड तलाश करने में कामयाब हो जाएगी कि जो मुश्तरका एलामिया की सूरत में, हुँ, या इन द लॉन्ग रन इसी जो अबूरी बिल्कुल फायरबंदी सही। है, हुँ, इसको एक मुस्तकिल अमन की सूरत देने के हवाले से
एक ग्राउंड फ्राहम करेगी। ठीक है, बिल्कुल मैं पाकिस्तान तो समझता हूँ अपना कि किरदार इसके लिए अदा कर रहा है, potential लेकिन भी बहुत आप समझते हैं कि मिडिल ईस्ट को भी इस वक्त अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन जी। मुज़ाकरात की कामयाबी उनके इस्तेहकाम के लिए भी डायरेक्टली लिंक करती है। आमिर मसूद साहब, हम स्पॉयलर्स की बात कर रहे थे। सर, हमने देखा कि इसराइल ने किस तरह से लेबनान पे अटैक किया और इन मुज़ाकरात को ख़राब करने की, सबोताश करने की कोशिश की। आप क्या समझते हैं इन स्पॉयलर्स से किस तरह से निपटना है, और क्या इनमें इतना पोटेंशियल है कि इनकी वजह से ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं, रुक सकते हैं और डीरेल हो सकते हैं? जी देखिए, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर रहता है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू से इस वक्त मौजूद है, और उसमें अमेरिका का और इसराइल का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है इसको शेप करने में। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट और ये वाला एरिया है, इसमें बेइंतहा एक्टिविटी रही है, जंगें रही हैं, और एक तसलसल रहा है जिससे इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम को आगे लेके चलता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई किसी किस्म का एकॉर्ड भी होता है, मतलब एक रियलिस्टिक और प्रैग्मैटिक तरीके से अगर सोचा जाए, तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड ऑर्डर में कोई चेंज आएगा नहीं। अच्छा। लेकिन ये बात जरूर ईरानियंस ने अपनी दिखाई, अपने रिजॉल्व की वजह से, अपनी सेक्रीफाइसेस और अपनी जो स्टैंड उन्होंने लिया, ये जरूर नजर आई एक चीज कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत को ये बताया कि एक हद तक आप किसी के साथ मतलब मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, और उससे ज्यादा आपके पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। और इसी सही। तरह उन्होंने इसराइल को भी ये बताया कि आपका डिफेंस इम्प्रेग्नेबल नहीं है। हैविंग सेड दैट, देखें, बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक चेंज है नहीं नजर आएगा। ये जरूर होगा कि एक मल्टीलेटरलिज्म की तरफ हम बढ़ेंगे, और एक चाइना और रशिया का जो एक रोल बहुत रेलीगेट हो चुका था, वो एक सामने उभर के जरूर आएगा। अमेरिका की एक एम्बेरसमेंट वाला एलिमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन ये कहना कि एकदम से इस खत्ते में एक अमन आ जाएगा, हुँ। या इसराइल अपने अजाइम जो उसके मिलिट्री हैं और एक्सपेंशनिस्ट अजाइम है, रिविजनिस्ट स्टेट है, उसको खत्म कर देगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकेगा, टिल द टाइम कि कोई बड़ी पावर जो है वो उनको काउंटर करती है और वो हुँ। उनको रेलिगेट करने में कामयाब हो सकती है, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली। सर, जो बड़ी चाइना की पावर की सूरत जब आप में बढ़ बात कर रहे रही हैं तो है। चाइना और रशिया का हम ज़िक्र करेंगे। जी, बिल्कुल, चाइना और रशिया हैं, डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी पावर हैं, हुँ। लेकिन अभी चाइना जो है ना, वो उसकी एक पॉलिसी रही है एज़ अ साइलेंट ऑब्ज़र्वर की, सही। और वो किसी किस्म के ट्रैप ट्रैप में घुसने से, हुँ, और हुँ। स्पेशली वो वाला ट्रैप जो कि कॉन्फ्लिक्ट का ट्रैप हो, उसमें घुसने से अपने आप को अवॉइड करता रहा है, सही। और कुछ और अरसे तक वो करता रहेगा। हुँ, हुँ। क्योंकि उसे इस वक़्त ये ज़रूर मालूम है कि वो अमेरिका को 1 टू 1 या स्टील वर्सेस स्टील काउंटर नहीं कर सकता, चाहे वो डिप्लोमैटिकली हो, चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, लेकिन अमेरिका का अभी तक जो मिलिट्री का जो एक माइट है, वो अनप्रेसिडेंटेड है और वो बहुत बड़ी है। यस, उसने ये भी आप देखा कि ईरान में वो उस तरह से इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सके, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, और एक बड़ी ताकत को ज़वाल पज़ीर होना जो है, एकदम से अगर वो हो, तो वो बड़े और लोगों को भी लेके डूबती हैं, बिल्कुल अगर आप सही। हिस्टोरिकली देखें। सही। तो ये अमेरिका का अगर कोई प्रोसेस होना है, उसको रेलीगेट होना है पीछे की तरफ, तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस ग्रेजुअल हो होगा। सकेगा। हुँ, हुँ। अगर अनटिल और अनलेस किसी किस्म की वर्ल्ड वॉर जो है, हुँ। उसके अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं बिल्कुल, आती, बिल्कुल जिस सही, तरह आपका से पॉइंट आ इन्होंने गया। डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब ने भी हमें जॉइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फ़ानी साहब, सबसे पहले तो इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है, पाकिस्तान टॉक ऑफ द टाउन है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी कितनी बड़ी आप इसको देखते हैं, और आज का दिन कितना हिस्टोरिक है? कब तक इसको याद रखा जाएगा? देखें, दुनिया के अंदर अमन के क़याम के लिए दुनिया में बहुत बड़े-बड़े अदारे बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, लीग ऑफ नेशन बना, उसका काम भी ये था कि दुनिया को आपने बचाना है, फ्यूचर जनरेशंस को आपने जंगों से बचाना है। सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, यूनाइटेड नेशंस बनती है। अब ये जो काम पाकिस्तान ने किया है और गुज़िश्ता कई अरसों से करता आया है, पाकिस्तान दुनिया के ऐसे यूनिक कंट्रीज़ के अंदर है जो कि एक तरफ वाशिंगटन से लेके बीजिंग तक,
और इधर रियाद से लेकर तेहरान तक, मतलब जो राइवल फोर्सेस हैं दुनिया की, उनके दरमियान तवाज़ुन को किस तरह से कायम रखना है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की केस स्टडी को पढ़ाएगी और पढ़ाती है कि किस तरीके से एक ही मुल्क चाइना और अमेरिका के दरमियान भी एक तवाज़ुन कायम कर सकता है और उसी वक्त के अंदर रियाद और इधर तेहरान के दरमियान भी कर सकता है। देखिए 1971 के बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका के और चाइना के रिलेशनशिप की जो बुनियाद रखवाई और नॉर्मलाइज किया रिलेशनशिप को, उसके बाद 20 साल के बाद आप देखते हैं 1990 के अंदर जिनीवा अकॉर्ड होता है, जिसके तहत सोवियत फोर्सेस ने निकलना था बरतानिया से और उसके बाद अब अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान ने उसके अंदर मरकजी किरदार अदा किया। फिर 2020 के अंदर नेटो ने निकलना था अफगानिस्तान से, दोहा अकॉर्ड पाकिस्तान ने करवाया। और आज दुनिया जब सारी की सारी दुनिया आग के अंदर थी और ना चीन, ना रूस, ना यूके, ना फ्रांस, खुद अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व था, तो कोई ये जुर्रत नहीं कर पा रहा था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा जो है वो डूब रहा है और लोग उसको देख रहे हैं और बचाने की कोशिश सारे करते हैं कि हम बचा लें, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा। बड़ी ताकतों ने ये काम नहीं किया, ये जुर्रत नहीं की, ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जी। और वो जाके उसको बचाना शुरू कर देता है, और वो जो बंदा है वो दुनिया का अमन है जो डूब रहा था, तो उसको सारे ममालिक की कोशिश तो थी कि हम जाके बचाएं, लेकिन वो बहादुरी, वो हौसला, वो अज़म, वो इस्तक़लाल पाकिस्तान ने दिखाया है कि किस तरह से जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, इस रीजन के अंदर एक इंडिया भी था जो कहता था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा और अल्टीमेटली दुनिया के अंदर इसके ऊपर मैं टेररिज्म स्पॉन्सर्ड का लेबल लगा दूंगा, आज वो इंडिया अपने आप को इंतहाई आइसोलेशन के अंदर, तन्हाई के अंदर और इररेलेवेंट जो है वो कंसीडर कर रहा है। देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर मेरा ये एक तजज़िया है इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट होने के नाते कि दुनिया में इंशाल्लाह अब अमन का कयाम जो है अब वो हो चुका है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि आपके पास 48 घंटे हैं और जेनोसाइडल थ्रेट किया कि एक तहजीब जो है उसको मैं दुनिया से खत्म कर दूंगा, और 1 घंटा पहले तक वो मुंतजर था कि कोई मुल्क आको मुझको ये करने से रोक ले, क्योंकि अब मैं धमकी दे चुका हूं कि मैंने ये करना है, और वो करना चाहता नहीं है, लेकिन ही इज ट्राइंग कि कोई मुझे बचा ले। एंड दैट वाज द 11th आवर स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने उस 11वें घंटे के अंदर, जिसको हम मुहावरतन 11th आवर कहते हैं, आके डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि भाई आप 2 हफ्ते इसके अंदर एक्सटेंड कर दें, हम आपकी नेगोशिएशन के लिए जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठक सजा देते हैं। और फिर आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक साई ऑफ रिलीफ था, और पूरे मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक जो थे वो भी ये समझ रहे थे कि 1 घंटे बाद उनका क्या बनेगा जब ईरान के ऊपर हमला होगा, और उसके जवाब के अंदर जब ईरान तमाम अरब कंट्रीज के डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर देगा तो अरबों का होगा क्या। एंड दैट वाज द मोमेंट जिस वक्त पाकिस्तान ने, बिल्कुल सही है फानी साहब, ये दुनिया दबाही के दहाने पे थी और पाकिस्तान ने उस वक्त अपना रोल प्ले किया। यही वजह है कि मुख्तलिफ अखबारों ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कहा गया पाकिस्तान सेव्ड सिविलाइजेशन। मंसूर जाफर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बाकी दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद होंगे। नाजरीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ इज़ कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं, इनकी कामयाबी कितनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये भी कि क्या ये मुज़ाकरात हम समझें कि अमन के लिए ये एक संगे मील साबित होंगे और आर्जी अमन से हम मुस्तकिल अमन की तरफ जाएंगे। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश हो सकता है? देखिए जो फरीकैन हैं वो इस वक्त जो आ रहे हैं, एक तो ये बड़ी कामयाबी है कि वो आके इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे, अक्रॉस द टेबल बैठेंगे एक दूसरे से बात करने के, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट टू डिस्कशन एंड टॉक अक्रॉस द टेबल। उसके अलावा इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती जो हमने, पाकिस्तान ने एक मेजर किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू कन्विंस देम। बहुत सारे एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं, बहुत सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस भी हैं। तो जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो पहले एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस पे बात की जाती है कि जिन पे दोनों फरीकैन इकट्ठे हो सकते हैं, उनके जो है एक ही कॉमन ग्राउंड्स पे आ सकते हैं और बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए उससे शुरू होना चाहिए और ऐसा ही होपफुली होगा। और फिर जो एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, और उस पर देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह ईरान चाहता है कि इधर अमेरिका की प्रेजेंस ना रहे गल्फ में, और अमेरिका चाहता है कि ईरान को टोटल डीन्यूक्लियराइज किया जाए, उसका न्यूक्लियर ख़त्म किया जाए प्रोग्राम को, और वो ये भी चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल जो है मुश्तरका तौर पे हो, और वो ये भी चाहता है कि अमेरिका की प्रेजेंस जो है वो इन गल्फ स्टेट्स में रहे, बिकॉज वो उनकी इंडस्ट्री जो है आर्मामेंट की उसको सपोर्ट करता है, और इंडस्ट्रियल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक बहुत बड़ी उधर इन्वेस्टमेंट है।
सही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आगे सामने नज़र ज़रूर आएँगी। लेकिन ये कहना कि जो है मुज़ाकरात वो कामयाब होंगे या नहीं, ये थोड़ा-सा प्रीमैच्योर होगा। हुँ, हुँ। यहाँ पे हमें इस चीज़ के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग, जिस तरह मैंने कहा, मोमेंट है, और इन आवर्स को आपको सेलिब्रेट इस लिहाज से ज़रूर करना चाहिए कि एटलीस्ट पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस चीज़ पे हैं, और हर कोई ये चाहता है कि इसमें एक पॉज़ आए, एक ब्रेक आए, क्योंकि इस वक़्त दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हुँ। लोगों की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, बहुत सारे मिडल कंट्रीज़ की और लो कंट्रीज़ की, वो बहुत एक सीरियस सिचुएशन में आ चुकी थी। लोगों के लिए बहुत सीरियस मसले थे एज़ फार एज़ बाइंग पावर इज़ कंसर्न्ड। पाकिस्तान में एक बहुत बुरहान आ चुका था। हुँ, तो हुँ। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये जो पॉज़ मिला है, एटलीस्ट रिवाइवल ज़रूर हुआ पर है क्योंकि इस काफ़ी बार हद ऐसा तक। हुआ है कि लोगों डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ-साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी बहुत मुतासिर हुई हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, हुँ, डेवलप्ड हुँ। कंट्रीज़, आप अगर अमेरिका में देखें तो जी। फ्यूल प्राइसेज़ जो हैं वो $4 पे चली गई हैं। हुँ, आज हुँ। आप किसी से भी अमेरिका में बात करें, जो मिडल इनकम वाले लोग हैं, वो सीरियसली अफ़ेक्ट हैं। और उधर ट्रंप की अपनी जो एक एक वॉइसेज़ हैं उसके खिलाफ वो उठ रही हैं। अवाम का ओपिनियन जो है वो बड़ा मैटर करता है। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं। ये जो एनवायरनमेंट्स बन रही है, इसी तरह यूरोपियन, आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को जॉइन नहीं किया। यूरोप में ठीक-ठाक इस वक़्त बहरान, इसका इकोनॉमिक जो है इश्यूज़ आए हुए जी, हैं, जी। और उधर भी बाइंग पावर लोगों की बहुत कम हुई। सो ऑल इन ऑल मैं नेटो ये ममालिक ने समझता इनका हूँ साथ नहीं दिया। कि बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। आप मुज़ाकरात सही कह रहे हैं आमिर ये मसूद साहब, ज़रूर आपका बढ़ेंगे। पॉइंट आ गया। इरफान फ़ानी साहब, आप क्या समझते हैं कि कितनी संजीदगी का मुज़ाहरा दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से किया जा रहा है? अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के वफ़द में जेडी वेंस का मौजूद होना, और अगर हम ईरान की बात करें अब्बास अराग़ची साहब का होना कितनी संजीदगी शो कर रहा है? देखें, जिन दोनों पर्सनैलिटीज़ की आपने बात की है ना, ये दोनों वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक दूसरे की रिज़र्वेशंस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो जैरेड कुशनर हैं वो पहले भी मौजूद थे जब हुँ, यहाँ पे हुँ, हुँ, ओमान के अंदर या कतर के अंदर जब हो रहे थे, या जिनीवा में हो रहे हुँ, थे, और इसके साथ स्टीव विटकॉफ़ भी आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। तो इन दोनों के ऊपर ईरान का एतमाद हुँ, नहीं हुँ, था। लेकिन जेडी वेंस वो शख्सियत है जो अपने पर्सनली, जो उनका पर्सनल अफ़ेयर है उसके अंदर इस जंग के खिलाफ थे। अगर तो उन्होंने अपने बॉस के साथ अलाइन तो करना है, लेकिन बहुत सारी पब्लिक स्पीचेस के अंदर वो ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के जो मफादात में नहीं है कि वो इस वक़्त ईरान के ऊपर हमला करे। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ईरान जो है, उनकी जो रिज़र्वेशंस थी, वो उन दोनों लोगों को लेके वो खत्म की गई अमेरिका की तरफ से। और इसी तरह से जब हम इधर देखते हैं तो जो बाकर कालीबाफ बाफ हैं, वो भी एक आईआरजीसी के मेंबर रहे हैं, जी। और वो अमेरिका जो है वो उनके लिए काफी कंफर्टेबल है हुँ, उनको हुँ, लेकर। हुँ, और इस वजह से इन दोनों पर्सनैलिटीज ने आके जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस थी और जो मिलिट्री की रिजर्वेशंस थी, उनको मद्देनजर रखते हुए अपने अपने वफूद को डिफाइन किया है। अब सही। यही होगा कि उन दोनों वफूद के साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अलग-अलग कमरों में वो बैठे होंगे, और दोनों की रिजर्वेशंस को पकड़ेंगे, और उनमें से वो जो एरिया ऑफ कन्वर्जेंस हैं, जैसे अभी हमारे मुझसे पहले मेहमान कह रहे थे कि वो एक टेबल के अंदर एक फ्रेम ऑफ एक्शन के तौर पर वहां पे मौजूद होगा, जिनके ऊपर वो दोनों फ्रीक बात करेंगे, हुँ, हुँ, जिनके ऊपर हुँ, वो हुँ, दोनों मुत्तफिक होंगे। और अल्टीमेटली इस वक्त जो ये इंतहाई संजीदा मामला है, स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा यहाँ पे इसराइल, यूएई की तरफ से भी अनकंफर्टेबल है, वो भी है, तो इस वक्त आपको नजर आ रहा है वो भी अनकंफर्टेबल है। ये वो मुमालिक हैं जो किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और ये जो इस वक्त जंग बंदी, मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ये बात चली जाए। लेकिन इस वक्त अमेरिका के डोमेस्टिक लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसका भी जो पॉलिटिकल करियर आप कह लेंगे, अगले जो 3 साल हैं, अभी वहां पे मिड टर्म इलेक्शन भी होने जी। वाले हैं, हुँ, वो भी स्टेक पे हैं। और जेडी वेंस जो है वो अपने आप को 2028 के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे देख रहे हैं रिपब्लिकन की तरफ से। तो फ़ानी और साहब, अगर जेडी वेंस ये जो हैं वो अमन कायम मुज़ाकरात करने में कामयाब कामयाब जाते हो हैं, जाते हैं, तो क्या मज़ीद मज़बूती आ जाएगी उनकी? हाँ, देखें, जो इस वक़्त रिपब्लिकन का बहुत पॉपुलैरिटी वहाँ हुँ, पे हुँ, मौजूद थी, लेकिन अभी रिसेंटली हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर हुँ, 20% जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट का जो 25th अमेंडमेंट है अमेरिका की, हुँ, हुँ, उसको फॉलो करते हुए इम्पीचमेंट की बात की है कि ये हुँ, बंदा अनस्टेबल है और एक मुल्क को चलाने के लिए ये काबिल नहीं है, लिहाजा जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको आके मुल्क की ज़माम संभालनी चाहिए। और अगर इस वक्त जेडी वेंस
ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ये बात इंशाल्लाह मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ चली जाती है, तो ये वहां पे रिपब्लिकन के लिए भी एक बहुत बड़ी विन होगी और अल्टीमेटली जेडी वैंस की अपने जो पॉलिटिकल कैरियर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बन गया, दोबारा बन नहीं सकते। आगे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आमतौर पर जो प्रेसिडेंट की सीट के लिए आता है। तो जेडी वैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि इस अमन को मुस्तकिल किया जाए और अल्टीमेटली मुस्तकबिल के अंदर वो क़यादत आपको संभालते हुए उम्मीद करेंगे कि वो पूरी कोशिश करेंगे। टाइम शॉर्ट है, आखिर में कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी। आमिर मसूद साहब, कितने ऑप्टिमिस्टिक है आप इन मुज़ाकरात को लेकर? आपको लगता है कि एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क जरूर तय हो जाएगा इससे? जी बिल्कुल, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ और मैं ये ख्वाहिश भी करता हूँ और मुझे यकीन भी है कि देखें दोनों जो पार्टीज हैं उनमें पॉइंट्स और जो लोग आए हैं उनकी पर्सनैलिटीज को अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बात आगे जरूर बढ़ेगी, लेकिन बोथ हैव टू शो मैग्नेनिमिटी, बोथ हैव टू शो साइंस ऑफ टॉलरेंस और दोनों को कुछ ना कुछ ले देकर बीच में सुलझाने पड़ेंगे मामलात, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। अगर टाइम और लेना है तो और टाइम लें, क्योंकि मैं समझता हूँ इजराइल ने तो अपना काम जारी रखना है, तो उसको अगर आपने खत्म करना है तो टाइम और लें, लेकिन इजराइल को थोड़ा सा आप ब्रेक दें ताकि वो इस तरह के मामलात को थोड़ा सा दुनिया को रिलीफ दे, इस खित्ते को रिलीफ दे। और मेरा ख्याल में देयर इज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव न्यूज़ इन टाइम टू कम इन नेक्स्ट 24 आवर्स। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। फानी साहब, आप कितने पूरी उम्मीद हैं इन मुज़ाकरात को लेकर? बिल्कुल, आई एम आल्सो ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉशियस टू। यहाँ पे हम एम्बिशियस भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, लेकिन हमें कॉशियस रहना भी चाहिए। वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि अल्टीमेटली इस वक्त मुझे प्रोबेबिलिटी में ये लगता है कि 70% इंशाल्लाह ताला ये कामयाब हो जाएंगे और 30% मार्जिन जो है वो स्पॉइलर रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह से नाकाम हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब और डॉक्टर इरफान फानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने जानी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।